हेलो दोस्तों, अगर आप डी ट्रिपल एस बी एम टी एस 2026 की तैयारी कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितना कितना पढ़ना है लास्ट 45 डेज़ में, तो ये वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, जो डी ट्रिपल एस बी एम टी एस के जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर जनवरी में फिल हुए थे और जिसका एग्ज़ाम अब जुलाई लास्ट और सितंबर और सॉरी अगस्त और सितंबर में होने वाला है। मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, ये वीडियो बिल्कुल भी फ्रेशर्स के लिए नहीं है। जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, ये उनके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगी जो थोड़ा थोड़ा बहुत भी, जिन्होंने पहले थोड़ा थोड़ा भी टॉपिक्स पढ़े हैं, सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ये उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है और रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर विषय की, हर सब्जेक्ट की कंप्लीट टॉपिक लिस्ट, स्टडी स्ट्रैटेजी और डेली प्रिपरेशन प्लान बताऊंगी, जिसके आपकी तैयारी जो है सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बना देगी। तो चलिए शुरू करते हैं डी ट्रिपल एस बी एम टी एस की कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के साथ। तो सबसे पहले मैंने लिया है हिंदी का सब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता है जो हिंदी जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप सही टॉपिक्स पढ़ लेते हैं तो 80 से 90% जो है हिंदी बहुत इजी हो जाती है। और ये थोड़ी सी टफ है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसमें तत्सम तद्भव आ जाते हैं, तो वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं या फिर लोकोक्तियाँ आ जाती हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ रहे हो ना, तो बहुत इजीली पेपर को क्रैक कर सकते हो, बहुत इजीली उसमें हिंदी बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं: संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव, अशुद्ध शोधन मतलब स्पेलिंग एरर जो आता है, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि और गद्यांश मतलब कॉम्प्रीहेंशन, ये आएगा। आपको पता ही है कि जो गद्यांश आता है वो 5 नंबर का ज़रूर आता है। तो आपको क्या करना है, जस्ट कुछ नहीं करना, मतलब पैराग्राफ होता है उसको रीड करके आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। और ये सारे ही टॉपिक अगर आपको एक जगह पे चाहिए तो मैं आपको एक बुक बता देती हूँ, लूसेंट हिंदी करके एक बुक है। आप वहाँ से ये सारे टॉपिक्स को बहुत इजीली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रखे होते हैं हर चैप्टर के पीछे, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर आप हिंदी की जो लूसेंट बुक है जो भी, वो नहीं परचेज़ करना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इसकी जो है एक एक टॉपिक की वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से अपनी तैयारी कर लेना। तत्सम तद्भव आपको ज़रूर करना है, और पर्यायवाची शब्द भी ज़रूर आते हैं, इसमें उपसर्ग भी आता है, विराम चिन्ह, ये टॉपिक्स कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो ज़रूर आते हैं। तो अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके लिए वीडियो बना के ज़रूर अपलोड करूँगी। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट है हमारा, उसकी तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा इंग्लिश है। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं इंग्लिश से डरते हैं, लेकिन डी ट्रिपल एस बी एम टी एस की जो इंग्लिश है बहुत ज़्यादा बेसिक ग्रामर पूछी जाती है, इसलिए आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना है, क्योंकि पूरी ग्रामर जो है उसी पे डिपेंड होती है। फिर टेंसेस, आर्टिकल और प्रीपोजिशन आपको करना है। आपको एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। और ये सभी टॉपिक आप एक रानी मैम यूट्यूब पे पढ़ाती हैं, तो रानी मैम की वीडियो से आप कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आप पैरामाउंट की एक बुक आती है, वो नीतू मैम की है, वो आप ले सकते हैं और आप वहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, वोकैबलरी भी आती है, तो वोकैबलरी के लिए आपको क्या करना है, 10 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डेली आपको याद करने हैं। तो ईजिली जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तो बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और नेक्स्ट डे उन जैसे आज 10 सिनोनिम्स किए तो नेक्स्ट डे उसे रिवाइज़ भी करना है, अदरवाइज़ आप भूल जाओगे। और ऐसे ही ईडियम्स एंड फ्रेजेस को भी आप रीड कर सकते हैं पैरामाउंट की बुक से, या फिर आप उन मैम की, रानी मैम की जो वीडियो है वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं वो, बहुत ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है रोज़ एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो होता है ना हमारा पैराग्राफ, आपको ज़रूर सॉल्व करना है।
इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि देखो 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने होते हैं, तो इसमें स्पीड बहुत मैटर करती है। तो आपको डेली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीड करना है और उसको सॉल्व करना है। देखो, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना मैटर नहीं करता, क्वेश्चन को जल्दी और सही सॉल्व करना भी मैटर करता है, क्योंकि इसमें देखो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आपको जल्दी से करना होगा पेपर, और यही है, नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा आते हुए भी, है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है अब हमारा मैथमेटिक्स। जी हाँ, मैथमेटिक्स है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट। मैथ्स में क्या है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और प्रैक्टिस मस्ट है। आपको डेली कम से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। सबसे पहले नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ की तैयारी करें, मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। फिर आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ना, प्रैक्टिस करना, और रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम वर्क के क्वेश्चन बहुत आते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस के वो ट्रेन वाले क्वेश्चन इसमें बहुत आते हैं, तो आप बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन ज़रूर करना। बोट एंड स्ट्रीम का भी इसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और एवरेज का भी एक क्वेश्चन ज़रूर ही आएगा। मेंसुरेशन बहुत इजी आती है, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं होती है। इसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे रोम्बस हो गया, क्यूबॉइड हो गया, तो क्यूब हो गया, कॉन हो गया, सिलेंडर हो गया, इनसे रिलेटेड वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ऐसे क्वेश्चंस कर लेना। यस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने डीप एनालाइज कर लिया है पेपर को, मैं तभी बता रही हूँ, और मैंने पेपर दिया भी, लास्ट जो है उससे पहले भी मैंने पेपर दिया है, तो तभी मैं आपको बता पा रही हूँ। एक बात माइंड में ज़रूर रखना, आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, अदरवाइज़ आप पेपर में एक क्वेश्चन में फंस के रह जाओगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस आपको मैथ्स की डेली करनी है, तभी आप कर पाओगे। अदरवाइज़ आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन आता होगा, स्पीड आपकी स्लो होगी, तब भी आप पेपर में नहीं कर पाओगे, क्योंकि पेपर छूट जाएगा आपका। तो चलिए अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको जो है 6 to 12 मंथ्स का करना है, क्योंकि ऐसा बीच में से कहीं से भी दे देते हैं। देखो 6 से 12 महीने का तो मस्ट करना ही करना है आपको करंट अफेयर। कोई भी एक वीडियो उठा लेना यूट्यूब से। मैं आपको बता देती हूँ मैं किसकी वीडियो देखती हूँ। मैं देखती हूँ रवि सर करके हैं एक यूट्यूब पे, करंट अफेयर भी पढ़ाते हैं और जीके जीएस के भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं। बहुत ईजिली, बहुत अच्छे से उनकी जो है कलरफुल वीडियो होती है, तो बहुत अच्छा लगता है और ऐसा बोरिंग भी फील नहीं होता है, तो आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आपको जो पढ़ना है ना, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से कर लेना। जैसे अनुच्छेद होते हैं तो वो बहुत अच्छे से कर लेने हैं आपको। डांस होता है, इम्पॉर्टेंट डेज़ होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स है, स्पोर्ट्स हैं, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से आपको करना है। अगर आप साइंस का सेक्शन छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ही 2-3 क्वेश्चन आते होंगे, तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है साइंस में, देखो मेरा तो नहीं है, तो मैंने बिल्कुल भी छोड़ रखी है साइंस, मैं नहीं पढ़ती हूँ। क्योंकि मैं 1-2 क्वेश्चंस के लिए 3-4 घंटे तो नहीं पढ़ूँगी ना, या फिर 2-3 घंटे नहीं पढ़ूँगी, सीधी-सी बात है। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप भी साइंस के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो छोड़ सकते हैं। अच्छा, करंट के लिए ये मत सोचना कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, बिल्कुल भी मत सोचना। आपको करंट के लिए या तो आपको मंथली मैगज़ीन लेनी है, या फिर मैंने आपको बताया रवि सर पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं रीज़निंग की, जो DSSS एमटीएस में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन माना जाता है। जी हाँ, ये जो रीज़निंग होता है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि रीज़निंग में आपको ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा आपकी रीज़निंग अच्छी होगी। तो सबसे पहले आपको एनालॉजी और क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इससे ये सबसे आसान टॉपिक्स हैं और आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। इसके बाद सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग की प्रैक्टिस करनी है। जैसे ए का 1 होता है, बी का, मतलब आपको कुछ लेटर दे देते हैं और बताते हैं, मतलब ऐसे सीरीज़ और डिकोडिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है। हर एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपको ब्लड रिलेशन के करने हैं। ब्लड रिलेशन के भी बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं। और डायरेक्शन का ज़रूर कर लेना, डायरेक्शन का ज़रूर आता है, और रैंकिंग टेस्ट को भी आता है, वो भी ज़रूर कर लेना। तो इन टॉपिक्स का जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत क्लियर होना ज़रूरी है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको बताने थे, और आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो रीज़निंग है बहुत अच्छे से हो जाएगी। सीरीज़ वाले क्वेश्चंस आते हैं ज़रूर, तो ज़रूर कर लेना।
अगर आप रोज़ 45 से 1 घंटा रीज़निंग को देते हैं तो 1 से 1 महीने में बहुत अच्छे से आपकी जो है पकड़ हो जाएगी। आपने पहले भी आई होप आपने पहले भी प्रैक्टिस की होगी, पहले भी पढ़ा होगा तभी आप कर पाएँगे, अदरवाइज़ सिर्फ़ 1 महीने में तो नहीं कर सकते हैं देखो। और मेरी एडवाइस यही है कि हर टॉपिक को आप क जो है कॉन्सेप्ट को सीखें, उसके बाद क्या करना है आपको 20 से 25 क्वेश्चंस तुरंत लगाने हैं। इससे क्या है गलतियाँ कम होंगी और स्पीड बढ़ेगी। कोई भी टॉपिक करना है तो आप उस पे यूट्यूब पे सर्च करो कि वेन डायग्राम या फिर नंबर सीरीज़ या फिर कैलेंडर, जो भी आपको टॉपिक करना है ब्लड रिलेशन आप डालो और आपको क्या है उसकी वीडियो दिख जाएगी। आपसे उससे जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, रीज़निंग के लिए आप शोना मैम हैं, उस पे अड्डा पे पढ़ाती हैं, तो आप उनकी वीडियोज़ देख सकते हैं, बहुत अच्छे वे में पढ़ाती हैं वो रीज़निंग। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या है मॉक टेस्ट ज़रूर देने हैं। सारे सब्जेक्ट के जो फुल मॉक टेस्ट होता है ना आपको ज़रूर देना है, वीक में 1 या फिर 10 दिन में, वीक में 1 देना ज़रूर है। उसको एनालाइज़ करना है अच्छे से कि कौन से टॉपिक में आप पीछे हैं, किसमें आपको दिक्कत आ रही है, फिर उसको अच्छे से प्रेप करना है, फिर दोबारा से मॉक टेस्ट देना है। तो हफ़्ते में 1 मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देना है। इससे क्या होगा आपका टाइम मैनेजमेंट होगा और आप इज़िली क्वेश्चन को कर पाओगे, टैकल कर पाओगे कि क्या प्रेशर रहता है वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन हॉल में। तो आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। एक बात याद रखना, कॉन्सेप्ट प्लस में प्रैक्टिस प्लस में स्पीड इज़ इक्वल टू हाई स्कोर इन रीज़निंग या फिर ऑल सब्जेक्ट्स। तो अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ेगी और स्पीड बढ़ेगी तो आप ईज़िली क्वेश्चन कर पाएँगे और सारा जो है क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाएँगे और आपके अच्छे मार्क्स आएँगे। तो यही थी स्ट्रैटेजी DSSB MTS एग्ज़ाम की। नेक्स्ट 45 डेज़ में आपको क्या करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।